और हमारे बहुत चिरपरिचित पुराने महामंत्री जिले के संजय त्यागी जी, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे सभी कार्यकर्ता जो पदाधिकारी अभी नए नए बने हैं, हमारे जोन चेयरमैन के अग्रवाल जी अभी आए हैं, मंच पर आइए कृपया। योगेंद्र रजोरा जी, हमारे जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा, मनी बहन जी हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, आनंद जी जो हमारे सांसद साहब का कार्य देखते हैं और मीडिया प्रभारी रहेंगे, अंबिकेश पांडे जी, हरीश शर्मा भाई साहब, मिश्रा जी, अंबिकेश भाई, सचिन जी, मनी बंसल जी हो गए भाई, पुनीत हमारे महासचिव मंडल के अभी नए नए बने हैं, अजय भाई और कुछ लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं नाम नहीं भी बोल पा रहा हूं, तो सभी का स्वागत है इस मंच पर। इस मंच के माननीय सांसद जी का स्वागत है और आप लोगों की अनुमति से सीधे हम उनको मंच पर बुलाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार आने के लिए। भाई मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे यशस्वी सांसद बड़े भाई मनोज तिवारी जा चुके हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इधर आ जाओ इस तरफ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच में आज का कार्यक्रम बड़ा प्रैक्टिकल कार्यक्रम बनाया है। जो लोग पीड़ित हैं उन तक सीधा पहुँचे। मैं आंटी हमारे बीच में बैठी है, वधवा आंटी, जिनकी सील खुलने वाली है। मैं आंटी जी से चाहूँगा सांसद जी का सीधा स्वागत उनके हाथ से हो। आप चलिए आइए। आपकी B5 394 नंबर प्रॉपर्टी है। B5 394। मेरे यहाँ तो 3 साल के बाद आज दिवाली आने का मौका हुआ है और हकीकत में मैं अपने घर में दिवाली जरूर मनाऊंगी। जिन जिनकी सिली हुई है वो दीपक चाहे 5 दिए जाए, लेकिन जरूर जलाए। किस तरह से एक पक्षी अपने घर को बनाता है, उसी तरह से हमने अपनी प्रॉपर्टी को सींचा है। लेकिन आज वो दिन आ गया है, मनोज तिवारी, प्रमोद गुप्ता जी ने हम सब परिवारों में रहम किया है। परमात्मा इनको मेरी उम्र लगाए, लेकिन मैं ये सोच नहीं सकती थी कि मुझे जिंदा जी ने प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। लेकिन आज वो दिन आ गया है। भाई मनोज तिवारी धन्यवाद। मान बना सकते हैं प्रमोद गुप्ता जी ने, मनोज तिवारी जी ने, अजय मोहन जी ने, बाकी जितने सांसद हैं, जितने भी बड़े बैठे हैं, मैं नाम नहीं कर रहा, दिमाग इस टाइम बिल्कुल भी। अजय मोहन है, पुनीत जी हैं,
अजय महावर्ती हैं, इन्होंने कितनी मेहनत करके और कितनी लगन करके एमसीडी वालों ने कितना सहयोग हमें दिया, क्या आप उसका अनुमान लगा सकते हैं? बोलो, कभी नहीं। अगर पुनीत कुमार जी जो यमुना मंडल के महामंत्री हैं, पुनीत जी पुनीत जी दिनेश मिश्रा जी आएंगे और वो आए और बड़े भाई हरीश जी का स्वागत करेंगे। हम सबके उत्तर पूर्वी लोकसभा के 2 बार के सांसद, पूरे देश के नेता और पूरी दिल्ली में सीलिंग की मार झेल रहे लाखों लोगों की लड़ाई को धार दे करके सबसे पहले गोकलपुरी गांव में जा करके और एक बड़ी इस मॉनिटरिंग कमेटी को चुनौती देते हुए गरीब लोगों के संघर्ष को इस दिल्ली में डीसीलिंग के लिए अगर किसी ने बीजारोपण का काम किया, ऐसे आदरणीय श्री मनोज तिवारी जिला हमारे जोन के चेयरमैन के अग्रवाल जी, श्री मोहन गोयल जी, स्थानीय निगम पार्षद जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, श्री प्रमोद गुप्ता जी, हरीश शर्मा जी, यूके चौधरी जी, संजय त्यागी जी, मंच का संचालन कर रहे हैं मुकेश गोयल जी, योगेंद्र रजोरा जी। यहाँ पर आज जो 39 परिवार को बुलाया गया है, जो कि आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा जिनके मकानों की डीसीलिंग होगी, यह सिर्फ 39 परिवार का मामला नहीं है। ऐसी हजारों कॉलोनी दिल्ली में हैं और उस हजारों कॉलोनी में से एक कॉलोनी है यमुना विहार है, जिसके 39 परिवार को आज मनोज जी के द्वारा डीसीलिंग की जा रही है। जस्ट इट्स ए टोकन। तो आप सोच सकते हैं कि हजारों कॉलोनी में अगर 39, 40, 50, 100 मकानों को डीसील किया जा रहा है तो इसका मतलब यह संख्या हजारों हजार में है। अभी आंटी अपनी व्यथा और करुणा के भाव से भरकर बोल रही थी, ये उनके मन के जो हृदय के भाव थे, वो जो उनका इमोशन था, ऐसे इमोशन दिल्ली में लाखों लोगों के हैं। जो उन्होंने कहा कि पंछी कैसे कैसे आशियाना तिनका इकट्ठा करके बनाता है, जब वो बनाता है तो वो भ्रष्ट अफसर उस समय क्यों आंखें मूंदते हैं, उनकी नौकरियों पर तलवार क्यों नहीं लटकती है, तिल तिल करके जल जल कर अपने परिवार का, अपनी पूंजी में से, अपनी बचत में से पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीद कर मकान बनाने वालों के ही सिर पर तलवार क्यों लटकती है। इस पूरे व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन अफसरों पर भी गाज गिरनी चाहिए। लेकिन मनोज तिवारी जी, मैं इस विशेष मुद्दे पर, विशेष मौके पर, मैं आपकी विशेष उपलब्धि, आसान काम नहीं था, लोगों ने डराया भी, घबराया भी, लेकिन जिस दिन सीलिंग तोड़ने का, वो कौन सी सीलिंग थी, गलत रूप से इसी प्रकार की हुई डीसीलिंग थी, मॉनिटरिंग कमेटी किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। ये आसान काम नहीं था इतना बड़ा साहस करना, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट तक बुला लिया गया। आपका राजनीतिक जीवन भी खतरे में पड़ सकता था। लेकिन आपने, मुझे आज भी वो शब्द याद है जब आपने ये कहा था, अजय मैं ऐसी राजनीति, ऐसे पद का क्या करूंगा जो सांसद बनकर हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं। अरे मैं लोगों के, गरीब लोगों के हक की लड़ाई लड़ूंगा और मैं उसके बाद कुछ बनूं ना बनूं, रहूं ना रहूं, पर यह संघर्ष में छोड़ूंगा नहीं।
और आप सुप्रीम कोर्ट से भी बाइज्जत बरी हुए और इस संघर्ष आपने किए जो गया संघर्ष काम आया और आज मॉनिटरिंग कमेटी न केवल भंग हुई, यह डीसी लिंक का कार्यक्रम शुरू हुआ और आपने नवीन शादरा में भी किया, आज यमुना विहार भी कर रहे हैं। इस प्रकार से लाखों लोगों को जो ये दिवाली मनाने का मौका गया, जैसा आंटी कह रही थी, सचमुच इनके लिए दिवाली का काम है। इनके जीवन की खुशियों का कोई मोल नहीं हो सकता। इतने सुंदर अच्छे कार्यक्रम यहाँ के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी, यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी, भाई मुकेश गोयल जी, यूके चौधरी जी पीछे बैठे, जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज ये डीसी लिंक का कार्यक्रम जो मनोज जी के हाथों से 39 परिवारों को उनके मकान की सील खोलने के आदेश दिए जाएंगे, कि उसका परिणाम है जो मनोज जी ने गोकुलपुरी से लड़ाई शुरू की थी। मॉनिटरिंग कमेटी थी क्या, समझने की जरूरत है। मॉनिटरिंग कमेटी एक ऐसा अत्याचार कर रही थी जिसकी यहाँ ना अपील थी ना दलील थी, वो सुनती नहीं थी। जिस मर्जी का मकान सील कर दिया, आप घूमते रहिए, धक्के खाते रहिए, कोई सुनवाई नहीं थी। सबसे पहले मनोज तिवारी जी ने गोकुलपुरी के चौक पर सील तोड़कर उसका अभिलेख बताया कि आप जो भी काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। निगम ने उस मुकदमे को लड़ा, निगम के अच्छे वकीलों ने लड़ा। केजरीवाल नहीं चाहता था मॉनिटरिंग कमेटी भंग हो, लेकिन हमारे नगर निगम वो हमारा था जो लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। मेरे सांसद मनोज तिवारी जी जो लड़ाई लड़ी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए हमने कानूनी लड़ाई लड़कर उस मॉनिटरिंग कमेटी को भंग कराया। उस मॉनिटरिंग कमेटी ने दिल्ली में जितनी भी गलत प्रॉपर्टियां सील की, उनको नगर निगम फ्री में डी सील कर रही है। अभी मेरी बहन यहाँ आंसू बहा रही थी, बेचारी रो रही थी, पीड़ा व्यक्त कर रही थी कि मेरी असली दिवाली आज होगी। किसी का किराए का मकान था, किसी की दुकान थी जिससे आजीविका चलती थी, वो सील हो गई। उनके पास इतने पैसे नहीं थे रिश्वत दे सके या कहीं वकील बड़ा कर सके। मॉनिटरिंग कमेटी तो कहती थी सुनवाई करनी तो पहले लाखों रुपए जमा कराइए। इस तरीके का जो आदेश आया है, आज मनोज तिवारी जी के हाथों से 39 लोगों को यमुना विहार में, ऐसे कितने यमुना विहार है दिल्ली के अंदर, लाखों लोगों की डीसी लिंक नगर निगम के हमारे कुशल नेतृत्व द्वारा की जा रही है। मैं मनोज तिवारी जी का और अपनी निगमों का धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों की पीड़ा समझी गई जिनकी पीड़ा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज ये मौका राजनीति का नहीं है, बहुत अच्छा मौका है। मैं 39 लोगों को बधाई देता हूँ कि भाजपा का नेतृत्व, मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा गरीब के बारे में सोचता है। कई लोग कहते हैं आप लोगों ने कोई हमारे से भागदौड़ नहीं की, आप अपने प्रयास से लग रहे थे, लेकिन हमारे नेतृत्व की नजर आपके काम पर थी, आपकी दिक्कतों पर थी, आप किस प्रकार से पीड़ित थे, आप किस प्रकार से अपना दर्द व्यतीत कर रहे थे। बहुत इमोशनल दिन है। मंच पे अजय महावर जी, क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्र के बड़े समाज सेवी नेता मोहन गोयल जी, एमसीडी के जोन चेयरमैन के अग्रवाल जी और एमसीडी के नेता सदन अभी यहाँ प्रकट हो गए हैं, प्रवेश शर्मा जी, उनका जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए। प्रवेश शर्मा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बैठ, एक और ले। मंच पे इस क्षेत्र के नेता यूके चौधरी जी भी बैठे हैं और संजय त्यागी जी भी बैठे हैं, हरीश जी भी बैठे हैं और इस क्षेत्र के नेता मुकेश गोयल जी भी बैठे हैं। प्रवेश जी का सम्मान हुआ और यहाँ पे कई बड़े नेता सामने भी खड़े हैं। अर्जुन गुप्ता जी बैठे हैं सामने। मेरे भाई बहन, ये जो कितने लोगों का आज हम लोग दे रहे हैं डीसीलिंग ऑर्डर, आज जो 39 प्रॉपर्टी का जो डीसीलिंग हो रहा है, इसको इस दिन तक लाने में हमें कैसे कैसे भ्रष्टाचारियों से जूझना पड़ा है, हमें कैसे कैसे राक्षसों से लड़ना पड़ा है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जब
अजय महावर कुछ लाइनें बता रहे थे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको आपको समझना पड़ेगा। चुनाव आता है, लोग जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन आपको जान करके मेरी बहनें, मेरे भैया लोग, मेरे बड़े बुजुर्ग, आपको बताऊं कि जो लोग इस तरह से गलत सीलिंग करते हैं, बाद में उनका प्रमोशन भी होता है कहीं न कहीं। जिस दिन मैंने यहीं बगल में गोकुलपुरी में मैं इधर दौरे पे था और एक भाई ने कहा कि हमारे घर में जिसमें मेरी गाय बंधी हुई है उसको सील कर दिया है, तो मेरी आत्मा कांप गई थी। मैं गया, पूछा किसने किया, सील करो, बताओ कागज कहाँ है? कुछ कागज नहीं दे रहा है, बस सील कर दिया। सील करके ताले फेंक गए। एक सीलिंग का जो वो छोटा सा चकत्ता लगा दिया था। मैंने वहीं किसी से कहा कुछ हथौड़ी उथौड़ी है। मुझे पता था ये हथौड़ी कई लोगों को बहुत चोट पहुंचाने वाली है। मुझे पता था कि ये हथौड़ी से कई लोगों की साजिश चकनाचूर होने वाली है, लेकिन मैंने वो तोड़ा। मुझे पता था इसके लिए मुझे मेरे ऊपर केस भी होगा। मैंने झेला और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में सीधे बुलाया गया। और जब मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को सारी सच्चाई बताई, तो सुप्रीम कोर्ट के उस माननीय न्यायाधीश को भी शर्मिंदा होना पड़ा था कि उसको जो रिपोर्ट करने वाले लोग थे वो कितनी साजिश करने वाले थे। और सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। अब आप इसके अंदर समझिए, आज जब हम 39-40 लोगों को ये जो डीसीलिंग का ऑर्डर दे रहे हैं, जो हमारी एक माता जी जो रोने लगी, मैं जानता हूं जितना डीसील का दर्द जो होता है, बिला वजह जा करके किसी के आशियाने को तोड़ देने का। जब इलीगल है तो बनता ही क्यों है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो लोग बनवाते हैं खड़े होकर आंखों के सामने, और बाद में वही लोग उसको तोड़वाते हैं या सील करते हैं, तो पूछना चाहता हूं कि ये बनवाने और सील करने के बीच में ये डील क्या है, उसको पता करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसके विरुद्ध है मेरे भाई बहन। हम ऐसी राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। और हम तब शपथ लिए थे। मुझे गर्व है अपने प्रमोद गुप्ता पे, मुझे गर्व है अपने के अग्रवाल पे, मुझे गर्व है अपने अजय महावर पे, मुझे गर्व है अपने उन सारे साथियों पे जो मेरी भावना को समझे और डीसीलिंग का ऑर्डर दे करके ही चैन से बैठे हैं। मुझे आप सब पे, मुझे प्रवेश शर्मा पे करना। अब देखो, कई बातें तो आपको पता ही नहीं चलती होंगी। ये मॉनिटरिंग कमेटी में एक बहुत बड़ा रिटायर्ड आईएएस अफसर है। आईएएस अफसर अगर मेरी बात सुने तो बुरा मत माने, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में बेईमान है, राजनीति में भी बेईमान है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के साथी हैं, हम बेईमानों के शत्रु हैं और हम बेईमानी के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन उसी मॉनिटरिंग कमेटी में जो लोग ऐसा ऑर्डर करते थे, उनका जब मैं पता लगाता हूं तो कोई पहले कांग्रेस को, राहुल गांधी को राजनीति सिखाया करता था, उसी में से कोई अपना खुद ही इलीगल बना करके क्या क्या बैठा हुआ है, घर द्वार मकान फार्म हाउस। तब मैं आप सबके सामने आया हूं। मेरे यहाँ पे मैं अभी आदमी गिन रहा था कितने हैं टोटल। यहाँ पे इस समय 108 लोग हमने गिना। एक माला में 108 मोती होते हैं और एक 108 लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं और मुझे पूरा विश्वास है
कि 2.5 करोड़ वासियों, दिल्ली के वासियों को ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मेरे भाई बहन, हमने सील तोड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम जितनी बातें थी सब सहे और आज हम डीसीलिंग ऑर्डर दिए हैं। मेरे मीडिया के भाई बहन, मैं तब भी कहता था ये सीलिंग एक साजिश है, साजिश है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली का मुख्यमंत्री पोस्टर लगवाता है, लेकिन वो कभी सीलिंग के लिए किसी को, अधिकारी को बुला करके मीटिंग नहीं करता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री सीलिंग पे राजनीति करता है, लेकिन सीलिंग कैसे दूर होगी, कौन सड़क कॉमर्शियल है, कौन सड़क रेसिडेंशियल है, कौन मिक्स है, इसकी व्यवस्था करने के लिए उसके पास अभी 1200 सड़कें पड़ी हुई हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना भैया? जैसे ये सड़क है तो इस सड़क को घोषित करना है कि ये सड़क कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है या मिक्स यूज है। जब ये मिक्स यूज हो जाएगी तो फिर यहाँ की किसी दुकान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब केवल रेसिडेंशियल होगी तो कोई भी आकर के दुकान पे खड़खड़ा देगा, कैसे दुकान बनाए हो, कैसे शोरूम बनाए हो। हम कह रहे हैं ऐसी सड़कों को मिक्स होना चाहिए जहां लोग रह भी सके और जहां अपना लोग दुकान भी बना सके, शोरूम बना सके। हम उसके पक्षधर हैं और यही सोच के साथ एमसीडी आगे बढ़ रही है। लेकिन अब क्या बताऊं, समय कम है। मैंने तो ऐसे ऐसे राज देखे हैं जहां मुख्यमंत्री ही अधिकारी को बोल रहे हैं तो बीजेपी एमसीडी में है तो सीलिंग करना, सीलिंग कर, बीजेपी बदनाम होगी, जनता रोएगी, हम राजनीति करेंगे। ऐसी छोटी सोच के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, तब जाकर के हमारे चेहरे पे चमक आती है। बेशक यहाँ 1 लाख लोग नहीं हैं, लेकिन ये संदेश 2 करोड़ लोगों को जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डीसीलिंग ड्राइव शुरू कर दी है। और इसके लिए एमसीडी को नेता सदन बैठे, ये प्रवेश शर्मा जी नेता सदन है, हमारे पूरे ईडीएमसी के लीडर ऑफ हाउस है, इनके लिए जरा अच्छा से ताली बजा दीजिए आप लोग, क्योंकि ये जो हमारी टीम है हमारे भाइयों की, कोई हमारा बड़ा भाई, ये हमारे बड़े भैया है, अजय से अभी फरियाद है हम लोग, बड़ा कौन है छोटा कौन है। मोहन जी हमारे बड़े भाई हैं, केके जी हमारे बड़े भाई हैं, और हम पद में जो भी हैं, बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है मेरे भाई, बड़े भाई बहन का रिश्ता रहना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूं। आज हमारे घर में आज एक पूजा चल रही है, लेकिन मैं फिर भी पूजा छोड़ के आया, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा का फल मिल गया है कि मैं उस बहन की आंखों का आंसू पोंछ रहा हूं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी अभी तो केवल एमसीडी में, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी एमसीडी और दिल्ली दोनों में हो जाएगी, आपको जो खुशियां और जैसी प्यारी दिल्ली बना के देंगे उसका कल्पना आज कोई कर नहीं सकता। वो नरेंद्र मोदी के सपनों की दिल्ली बनाएंगे। मेरे भाई बहन, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आशीर्वाद बनाए रहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। हम 3 पार्षद यहाँ पर बैठे हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों के तहत। हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष जी भी हैं, मगर ये काम ऐसा आज हो रहा है कि हम सब दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सांसद जी का प्रकट करते हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े दिल के साथ, बहुत बड़े साहस के साथ इस काम को हृदय के साथ शुरू किया था और उसकी आज विजय हुई है, उसकी आज जीत हुई है। एक बार मैं जोर से बोलूंगा कि मनोज जी, आपका संघर्ष आया काम, आप सबका अपने आशीर्वाद के रूप में मनोज जी को एक बार जिंदाबाद का नारा देंगे। मनोज जी, आपका संघर्ष आया काम, मनोज जी आपका संघर्ष आया काम, मनोज जी आपका संघर्ष आया काम। ये निश्चित ही हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी की जीत है। उनकी पहल पर यह कार्य हुआ। आज पूरी दिल्ली में, ना सिर्फ इनकी लोकसभा में ही, पूरी दिल्ली में
लाभ मिलने वाला है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसकी शुरुआत मेरे वार्ड से इस यमुना विहार क्षेत्र से हो रही है। एक बार मैं उन सभी भाई बहन जो यहाँ पर मौजूद है जिनकी आज प्रॉपर्टी सील है, एक बार हाथ खड़े करेंगे अपने अपने स्थान से, जो ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी सील है। मैं एक एक करके प्रॉपर्टी B1 114 आ जाओ B2 195 से कोई है? B2 195, B2 24, एक बार हाथ खड़ा करें। B2 24 से कोई है? C3 304, B2 24, C3 304 हमारे मीडिया के बंधु हैं। C3 335, C5 103, C3 335। आप जो रथवाला मंदिर है उसके मंदिर के सब करता रहता, बहुत ही सेवा का कार्य करने वाले ऐसे लोगों को भी बताई साथ तकलीफ थी। C5 103, मान नहीं रहे। C6 203, C6 367, लोग खुश हैं, देखो ढोल लेके आ गए लोग। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है जिसका मकान बना था। C6 367, C10 162, C10 162, C10/3, C10/3, C10/4, C10/5। स्टेज के सामने आवाज एक लाइन से 3 पाँच से। क्या नाम है बहन आपका? बहुत बहुत बधाई आपको। C10/3, आप लोग नीचे आ जाओ, देखो ज्यादा अजय सर कैमरा नीचे करो। मोदी हल्का थोड़ा हल्का भाई मनोज तिवारी, जूम कर लूंगा। अजय भाई हल्का भाई मनोज तिवारी। जूम कर लेना, मेरा काम है।
सर सर बराबर वाला देखो, आज जो भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि सीलिंग मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू सीलिंग कराना दिल्ली में एक साजिश है और उस साजिश को हम तोड़ेंगे, हम डी सीलिंग ड्राइव करेंगे। आज हम लोगों ने अपने हाथ से डी सीलिंग ड्राइव शुरू कर दिया। ये डी सीलिंग ड्राइव पूरे दिल्ली में हुई है। अपने क्षेत्र में ईडीएमसी में हम अपने इस प्रमोद गुप्ता के क्षेत्र में, उनके क्षेत्र से अजय महावर जी के विधानसभा क्षेत्र में और अपने के अग्रवाल के जोन क्षेत्र में और हमारे प्रवेश शर्मा जी नेता सदन की उपस्थिति में, जेई की उपस्थिति में, एमसीडी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हमने ये डी सीलिंग ड्राइव शुरू कर दिया है। और ये एक भेद, जो एक साजिश थी आम आदमी पार्टी की, उसको तोड़ा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की सीलिंग के साथ नहीं है और हम इसको आगे, इससे आगे भी बढ़ के हम लोग कोशिश करेंगे कि दोबारा अब किसी के ऊपर इस प्रकार का आघात ना हो। सबका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लॉ के साथ आगे बढ़ता रहे। अच्छा, अभी मेरी भी एक प्रॉपर्टी डीसील हुई है और मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसमें एक लाइन मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है कि जैसे कि आप अभी खड़े हैं C3 और B5 394 पे, और ये 5 मंजिला इमारत है और 4 फ्लैट्स हैं, नीचे कुछ शॉप्स थी और जिनको शॉप को सील कर दिया गया था। ये स्टिल पार्किंग है और स्टिल पार्किंग के लिए ही ऑक्यूपाई किया गया था और जब इसका नक्शा पास हुआ होगा वहाँ पे स्टिल पार्किंग दिखाई गई थी। और अब ये डीसील हुई है और उसमें साफ तौर पे लिखा है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको डिमोलाइज करनी पड़ेगी। तो क्या अब ये दुकान यहाँ पर चल पाएंगी या इसको डिमोलाइज करके पार्किंग ही होगी? देखो, उसका जो लॉ है, एज पर लॉ, उसमें जो भी है आप लड़िए, आपका जो अधिकार है उसके लिए आप लड़िए। सीलिंग से आप मुक्त हो गए, बाकी आपका जो भी कानूनी लड़ाई होगी, उस बिल्डिंग का जो भी सिस्टम होगा, वो जैसा होगा उसको कर लो। नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब सभी लोग अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं और यहाँ पे अब कारोबार कर सकते हैं। आपने ऑन द स्टेज भी ये कहा कि जब डीसील होगा तो लोग बड़े ही खुल के अपने आराम से कारोबार कर पाएंगे। तो कारोबार तो आई थिंक अब भी इस जगह पे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप इतनी पेचीदा सारी चीज़ों को मत बनाओ, जाके दुकान खोलो, आनंद लो। धन्यवाद है सर। ये साफ तौर पे जो उन्होंने कहा कि दुकान आप खोलिए और आनंद लीजिए, ये एक बड़ी बात थी क्योंकि जिस तरीके से एज पर लॉ की बात जो सामने आ रही थी, उस लॉ के तहत इस जो प्रॉपर्टी है इसमें जो नीचे का एरिया था जो सील किया गया था वो पार्किंग के लिए ऑक्यूपाइड था और पार्किंग के लिए ऑक्यूपाइड होने के लिए जब ये जगह दुकानें बना दी गई थी उसको सील कर दिया गया। उसके बाद आज मनोज तिवारी जी ने जो डीसील किया अपने में काबिल तारीफ है और साथ में कहा कि इतना पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर कारोबार कर पाएंगे। मनोज तिवारी जी के साथ जो जेई हैं वो मेरे साथ है। एक बात थोड़ा सा टेक्निकली मैं जान लेता हूँ कि किस तरीके से सर ये एक बिल्डिंग है आपके सामने खड़े हैं, अभी भी मनोज तिवारी जी डीसील करके गए हैं और इस तरह की यमुना विहार में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि 4 मंजिला फ्लैट्स हैं और नीचे पार्किंग के लिए ऑक्यूपाइड जगह थी और जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन की हुई थी। ऐसी कंस्ट्रक्शन मेरी भी थी और मेरी भी आज डीसील हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब ये जगह यहाँ पर आदमी व्यापार कर पाएगा या ये केवल पार्किंग के लिए ऑक्यूपाइड है? ये सिर्फ पार्किंग के लिए ऑक्यूपाइड रहेगी। इसमें अब ये दुकान नहीं चल पाएंगी? जी नहीं चल पाएंगी सर। तो ये तो एक बड़ा पेचीदा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरह की जो सीलिंग्स की बात आ रही है अभी उसमें ये देखना बाकी रहेगा कि वो जो जगह है वो अब किस
पर्पस के लिए कार्य कर पाएंगे, या उसमें अब उसको ऑक्यूपाई कर पाएंगे या नहीं, या उसमें अब केवल जिस मकसद के लिए वो जगह बनाई गई थी, जैसे कि पूरी दिल्ली में ये लॉ है कि आप 4 फ्लैट और नीचे स्टिल पार्किंग आपको बनानी होगी, और स्टिल पार्किंग यदि बनती है तो एक ये भी एक असमंजस की ज़िंदगी यहाँ पे लोगों के बीच में ज़रूर सवाल होगा कि अब इस जगह का वो करें क्या। कारण कि जिस लेवल पर यह बनाया गया है वहाँ पे पार्किंग होना बहुत मुश्किल भी है, और गलियाँ बड़ी पतली पतली हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचती नहीं है। 2 व्हीलर के लिए लोगों ने अपनी जगह बना रखी थी, उसके बाद अब इतनी बड़ी जगह को यदि पार्किंग के लिए ऑक्यूपाई करते हैं तो सीलिंग का खुलना कहीं ना कहीं अब भी चोटदेह है। हाँ, बड़ा ही गमगीन हुए जिस समय ये डीसीलिंग की बात आई, लेकिन जिससे से अभी ये आपकी जो 4 शॉप यहाँ पर थी और आज इनको डीसील कर दिया गया, खुशी की बात ज़रूर है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि इसमें ये दुकान नहीं चल पाएंगी और इसको आपको तोड़कर पार्किंग बनाना होगा। तो क्या किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मुझे ये खुशी है कि ये डीसील हो गई है। मेरी आंखों ने ये दुकान देख ली है, मैंने दुकान के दर्शन कर लिए हैं, मेरे लिए तो अभी इतनी खुशी काफ़ी है। बाकी जो इस बारे में ये कैसे कहेंगी कि ये कॉमर्शियल यूज़ होगी? नहीं, मैं आपसे नहीं, जो एज पर मैंने अभी जय से भी बात करी, जय का भी यही कह रहा था कि अब इस जगह को आप कॉमर्शियली दुकान के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इसमें आपको पार्किंग बनानी होगी, क्योंकि ये पार्किंग ऑक्यूपाइड जगह है, इसमें पार्किंग ही चल पाएगी। तो किस तरीके से आगे देखते हैं? हम नियमों का पालन करते हुए आगे चलेंगे। हाँ जी, आप आइए। हम जो नियम हैं, नियमों का आगे पालन करते हुए चलेंगे, जो बताया गया है हम उसी रास्ते पे चलेंगे। अच्छा, मतलब इस तरह की, जैसे कि अभी मैंने देखा कि स्टिल पार्किंग के अंदर लोग बच्चा फ्लैट बना लेते थे, और यहाँ पर यमुना विहार में काफ़ी बच्चा फ्लैट है, वो भी उस समय सील हुए थे, तो उनका आशियाना तो अब भी छिन गया। फिर क्या रहा, उनको मिला क्या? पार्किंग में किसी ने बच्चा फ्लैट बना के यदि बिल्डर बेच कर चला गया है और उसके बाद आज वो डीसील हो भी जाता है, तो वो आशियाना तो उसको मिल ही नहीं पाया आज भी, उसको कैसे देखेंगे फिर? उसके लिए जैसे आएंगे, जो हमारे पास आएगा नोटिफिकेशन, उसको पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि जनता अभी भी साथ देने को तैयार है, और बड़ी बात भी है क्योंकि जिस तरीके से अब ये यमुना विहार का एरिया है और डीडी अप्रूव्ड एरिया है, और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बिल्डरों ने बच्चा फ्लैट, जो बिल्डिंग होती है उसमें पार्किंग की जगह में एक बच्चा फ्लैट बनाकर बहुत ज़्यादा सेल किए हुए थे। मैं खुद अपनी एक प्रॉपर्टी में इसी तरीके से एक बच्चा फ्लैट का ओनर रहा हूं। उसके बाद आज यदि मेरी प्रॉपर्टी डीसील होने के बाद यदि उस प्रॉपर्टी को आप पार्किंग के लिए इस्तेमाल कराते हैं तो मेरे लिए ये ना खुलना ज़्यादा बेहतर था कि आज मेरी प्रॉपर्टी को किसी और को बेमतलब में किसी और को इस वजह से दे दिया जाएगा कि अब आप आराम से इसमें पार्किंग कर सकते हैं। लाइट लगा लो बेटा, लाइट। ये पकड़ना। अंकल जी गेट खोल दो। ऐसा करो, बैग ना आगे रख दो स्कूटी पे। मैं लेता हूँ और इनकी सील खुल रही है। धन्यवाद। देखो ध्यान रखिए, आसिफ भाई का ध्यान रखिए। अरे मैं तो इंतजार पहले कर रहा हूँ, मुझे तो मिले ही नहीं। आप आज तो मिले। ब्रह्मपुरी में ऑलरेडी है क्या? नहीं वैसे तो आज हमारे बेटा 1 मिनट 15 डालो। एक मिनट पहले पिक ले लेंगे, उनको प्रोसेस कर लेंगे। देख लो कितने कानून के पालक आदमी हैं हम। अरे हम तुम जिम्मेदार लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई और दे। हाँ,
थोड़ा जिम्मेदार आदमी होता है उसको ज़्यादा ध्यान माल तो ठीक लगाया भाई इसमें, अंदर माल तो ठीक लगा रहा बहुत पैसे लगाए थे इसमें। मैं क्या बता रेडी करके फर्स्ट क्लास में पार्टी दे रहे कैसी है कैसे मंगाओ कोई बेटा लाइट ऊपर से दो। कैसी है क्या सारा करवा दिया था। कैसी है कैसी नहीं लाटे दोगे ऊपर से? हाँ ऊपर से ये सील ले जाएंगे। यहाँ पे मेरा जो ये चला ना मात्र 4 महीने चला, उसके बाद ये सील हो गया। तो भगवान ने ये भी खैर ऊपर वाले ने अच्छा ही किया हो। 350 का दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत यहाँ से हुई है। 8-10 महीने तो वैसे ही कुछ नहीं चल रहा था लॉकडाउन में। नहीं तो 2-3 साल हो गए। फिर बन गया ना वो ऑफिस इतना बड़ा, ये देखो यहाँ से बंद हुआ तो फिर वो खोला। 16 में यहाँ तक है। लास्ट 18 में क्या रोड की बाउंड्री आपकी? मेरी बाउंड्री नहीं है, मेरी तो बाउंड्री बस अब मेरा अब बाउंड्री क्या है इसकी, तो बिना बाउंड्री गई है ये। ये 40 गज के फ्लैट है यहाँ पर। क्या चिंगाई है संजय को पूछो संजय है ना एक एक कर देते थे। ओनर मेरी मैडम, अच्छा नहीं यहाँ की हाँ ऊपर बगल में अलग 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 अलग। और काम था ना जब भाई का डंडा भैया पहले ये काम करवा दो नहीं तो सब भाग गए। मैं मुझे तो बोल के आया था, मैंने कहा जी साहब को, मैंने कहा मुझे लग रहा है मेरे पे तो बस प्रमोट हो जाएंगे। उन्होंने कहा सर आगे, लेकिन हमारे दिल क्या चीज़ है। धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मैंने गलत पूछ लिया सवाल। ग्लास लगा हुआ है क्या आगे? ये ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं, अभी कुछ नहीं लगा हुआ था, पूरी की पूरी दीवार हटा दी थी। तो अब जैसे संदीप के गए थे ना, उसे मैंने बोल दिया ऑटोमेटिक उसका लेबर बुलाई थी, इसलिए गेट खोला हुआ था तोड़ने के लिए। अगर और तो सीलिंग पूरी तो बच गया था। और जिसमें लेबर आई हुई थी उसका आए बोल के गया था, मुझे पता नहीं देखता सर सामने भी एक सीन, सर सामने भी एक सीन, उधर सामने वाले पीछे से आ जाओ। टेक्निक से शो करो। ये फ्रंट से पीछे से है उधर नहीं पीछे यहीं से है, अंदर की साइड से मतलब। आराम से थोड़ा लाइट दिखा देना। तुम नहीं जानो अभी तो अभी समय। आप रुक जाओ, अभी आप रुक जाओ, अभी बस ये सब नाश हो गया था। खोल लेना ना, तुम खोल लेना सफाई करा के अपने आप। अजय जी खोल लेना, खोल के पहुंचा देना। चल बंद है ना समय से। कोई बात नहीं। फिर भी वेंटिलेशन था तो थोड़ा सा खुला था ना, इसलिए हवा पास हो रही थी, जिसके एकदम घुसा भी नहीं जाता। जल गई सब खराब हो गई है, सब खराब हो गई। उधर लाइट बेटा उधर देखो। बोल गया सब उधर वो खराब। सिर्फ ऑफिस बनाया हाँ ये टॉयलेट था, ऐसे मंदिर वाले था और अपना ऑफिस। एलईडी सब उतार ले जाना, इसलिए ये उतार ले जाना। सीलिंग की बात आई तो हो जाएगा तो थोड़े से कहाँ रिपेयर होगा अभी? भैया रिपेयर लग रहा है, रिपेयर है। अरे हाँ हो जाएगा। इसमें हम लोग लगाएंगे जो वो सब अंदर डाल देते हैं वो करा देना। नहीं वो तो करा दूंगा, लेकिन ये जैसे कि अब ये तो खुला था पूरा। कर देगा वो लाएगा, बंदा लाएगा, अंदर हो जाएगा। हो जाएगा सब हो जाएगा। ये तो पूरा खुलने ही बंद हो गया, खुल गया है। सब वो रंदा वंदा मार के ठीक कर देगा। खोलेगा रंदा मारेगा, ठीक कर देगा, बिल्कुल ठीक कर नमस्कार जी, ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ और अब ये भी तो दिक्कत है कि अब आपका पार्किंग होने लगी तो दिक्कत तो
देखो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट था, बंद हो जाता था दीवार में। ठीक है, वो पूरी दीवार उतारनी पड़ गई, 3 लाख की दीवार उतार दी। यहाँ से ये हुआ उधर भी आए सर, तो फिर तो पूरा जमा कर रहे हैं ना। अब आज सर शुरू कर दो। हाँ सर, लो बेटा। ओहो, करो पहले, पकड़ना बेटा। माइक पे माल भी है। हाँ, कौन सा है? तीन तो 4। सुमन जैन का नाम है। आ जाओ सर। उनका तो लेटर नहीं मिला है, तो इनका ऑर्डर नहीं है तो मेरे पास है, मेरे पास है मेरा लेटर, मेरे पास है। लेटर दे बेटा। इसी करो। हाँ जाओ। हाँ आज आपका ऑटोग्राफ चाहिए। बस सारे ऑटोग्राफ इसने करे, मैं तो हाथ तक कराई नहीं। ठीक है, रिसीव लिख दीजिए, अपना सिग्नेचर कर दीजिए, प्रॉपर्टी एड्रेस और डेट। पाँच में चले ना। आ जाओ सर। और ये प्रमोद सुमन जैन बिल्डर थी, जो बिल्डर थी ना इसकी, वो तो अब पहाड़गंज रही है। करंट ऑनर ही है। अब रजिस्ट्री हमारे पास है। तो डील हुई थी तब भी आप ही के। आ जाओ सर। आज पहुंचे हैं यमुना विहार और C3-304 फ्लैट पे खड़े हैं और मेरे साथ प्रमोद गुप्ता जी है, जो कि डीसीलिंग के प्रोसेस में आज ये फ्लैट भी डीसील हुआ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद करता हूं सबसे पहले तो। सर देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे क्षेत्र के अंदर लगभग 40 प्रॉपर्टी जो ऐसी थी जो मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सील थी, आज उन सबको डीसील किया जा रहा है और लोग खुश हैं। तो मैं भी इसीलिए खुश हूँ कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया था, मेहनत की थी, हमारे सांसद जी ने बहुत इस पर काम किया था, आज जो है कामयाब हुई है। और सबसे पहले पूरे इस जमुना पार में सबसे पहले शुरुआत मेरे क्षेत्र से हो रही है, मुझे इस बात का बहुत खुशी है। अच्छा, मैं सर एक छोटी सी बात पूछूं कि इतने लंबे टाइम तक, लगभग 2 से 2.5 साल ये प्रॉपर्टी सील्ड रही, किसी तरह का जब ये मॉनिटरिंग कमेटी का एक बेतुका का एक मैं आप जैसे बात भी हुई कि अब बस सील लगा दी, तो डी सील तो हो ही रही है, अच्छी बात है, क्या उस पर कोई जुर्माना नहीं लगना चाहिए कि भाई आपने इतने लंबे टाइम तक किसी भी सामने वाले की प्रॉपर्टी जो उसका मालिकाना हक रखता था उसको बंद रखा, और दूसरा पैसे का नुकसान तो ही, साथ में उसका मेंटली हरासमेंट भी है। आपने देखा कि किस तरह से फूट फूट के लोग रो रहे हैं। और मैं भी बताऊं कि मैं जिस टाइम यहाँ मेरा सील हुआ तो आंसू तो मेरी आंखों में भी आए। तो एक मेंटली और प्लस पैसों का दोनों का हरासमेंट ये इस तरह से हुआ, क्या नहीं जुर्माना लगना चाहिए कि इतने लंबे टाइम तक आपने सील रखा है? देखिए, सरकार के निर्देश पर मॉनिटरिंग कमेटी काम कर रही थी और मॉनिटरिंग कमेटी के काम से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वो सीलिंग कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं थी, इसीलिए उसकी इस अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने संघर्ष किया। मनोज तिवारी ने जाकर मुकदमा भी सहा, सुप्रीम कोर्ट तक गए इस विषय को लेकर, और ये उनकी मैं एक बड़ी जीत कह सकता हूँ कि विषय वहाँ इसलिए जागृत हुआ उनकी इस पहल से, और मॉनिटरिंग कमेटी को भंग कर दिया गया, उनके अधिकारों को कम कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, उसकी एक बड़ी जीत मैं कहता हूँ। और बाकी जहाँ तक ये है कि लोग अपने अगर के व्यक्तिगत नुकसान किसी प्रकार से पाते हैं तो वो स्वतंत्र है कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखने के लिए, अपने विषय को रखने के लिए। अच्छा, मतलब इसके लिए भी अब हमें वही कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा जिस कोर्ट पे सरकार खुद 2.5 साल में जीत पाई। तो एक आम आदमी, शायद मेरी तो ज़िंदगी पूरी हो जाएगी क्योंकि 40 साल का मैं हो चुका हूँ, तो मुझे तो शायद 25 साल और लगेंगे जीतने के लिए, तो मेरी जीवन शायद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सरकार कानून के हिसाब से चलती है, देश कानून के हिसाब से चलता है।
कानून लोगों के अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये एक अलग विषय है। ये कानून, ये मॉनिटरिंग कमेटी लोगों के हित में काम नहीं कर रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई और हमको विजय मिली है। और आपको लगता है कि आपका व्यक्तिगत इसमें हिरासमेंट कहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको उस मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष या कानून के साथ लेते हुए आपको कोर्ट में जाना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है आपका इसमें कोई हिरासमेंट है। चलिए, ये तो हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी थे, एक मेरे साथ डॉक्टर यूके चौधरी जी भी हैं। एक बार मैं जानूं कि सर मेरा जो सवाल है, क्या मेरा सवाल तर्कपूर्ण है कि जो मेरे साथ हुआ क्या वो ठीक रहा और मैं अब इसको सहूँ? नहीं, देखिए असल में क्या है कि नियम कानून के तहत उन्होंने कुछ किया, मॉनिटरिंग कमेटी ने, जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ज़्यादती तो हुई लोगों के साथ में, क्योंकि उनको मौका देना चाहिए था। वो अपनी चीज़ को वापस उसी स्थिति में ला सकते थे, उसका कॉमर्शियल यूज़ नहीं करते, लेकिन वो जल्दबाजी करके उन्होंने सील किया तो इसलिए उनको कष्ट हुआ। 2-2.5 साल आम हिंदुस्तान के प्रोसेस में लग जाते हैं किसी भी चीज़ को खुलने में। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी भी उन्होंने कहा तो यही है कि उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। तो उस दृष्टि से आप देखें तो उस तरीके को जितना प्रॉपर उसका यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करें। और हरेसमेंट जो हुआ है, देखिए वो कानून के तहत ही कोई प्रक्रिया हुई, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है लोगों को। वापस हम आ गए, अंत भला सो सब भला वाली स्थिति होती है। और अब यूज़ तो वही है कि यूज़ वो अगेन यही कहते हैं कि भाई उसको यूज़ करना चाहिए हमें, उसके लिए क्या बोलते हैं अपना पार्किंग के लिए और अन्य स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो वहीं अगेन स्थिति तो वहीं पे खड़ी है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उसका सदुपयोग ही किया जाए तो ज़्यादा ठीक है। नहीं, सदुपयोग तो है ही, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मेरा किसी भी प्रॉपर्टी पे एक मालिकाना हक था और ये जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जिसने इसको सील्ड किया, आज उसको ये बोला जा रहा है कि उसका एक ये बेतुका बात थी कि जिसके तहत वो सील्ड कर दी गई थी और आज उनको डीसील कर गया। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद है। लेकिन जो मालिकाना हक रखता था उसके हक को छीनकर इन्होंने सील किया और आज डीसील कर रहे हैं। इनका तो एक कागज़ में कलम की बात रह गई, लेकिन जो इंसान 2.5 साल तक मेंटली हरास होता रहा उसको इनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगना चाहिए कि साहब जिसका जो नुकसान हुआ कम से कम उसका वो नुकसान भरो। देखिए, ना तो मॉनिटरिंग कमेटी अपनी जगह पे कहीं गलत थी जब उन्होंने सील किया, बस जल्दबाजी में किया, ये गलती थी कि लोगों को मौका देना चाहिए था कि जो जिस तरीके से फ्लैट डेवलप कर लिया था और वो पार्किंग की जगह थी तो उनको मौका देना था वापस पार्किंग में उसको तब्दील कर लेते। तो इसलिए वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे। और जब जो एमसीडी है उसने भी जब केस लड़ा है। अच्छा, मैं चलिए यहाँ पे एक बात रोकूँ, यहाँ पे बात रोकूँ, मौका दीजिए उसका सदुपयोग। यहाँ पे मैं एक बात रोकूँ कि जिस समय ये फ्लैट बन रहे होते हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जब जिस समय ये बन रहे होते हैं उस समय लोग बनने देते हैं और जब बन जाते हैं उसके बाद जी आप सील कर देते हैं, सील के बाद इसको डेमोलाइज कर देते हैं। हर एक पॉइंट पर पैसा जा रहा है। और अभी बात भी रखी कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी डीसील हुई हैं ये बिना किसी पैसे के हुई हैं, लेकिन इस बीच में हजारों लोगों ने करोड़ों रुपया कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में दिया भी होगा। ठीक है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो भी भ्रष्टाचार की एक रखी भी बात कि एक डील हो रही है कि जिस समय बन रहा है उस समय पैसे लिया जा रहा है, उसके बाद उसको सील करने के नाम पर या फिर डेमोलाइज करने के नाम पर, उसके बाद डीसील करने के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार है। और एमसीडी में 15 साल से एमसीडी है, 15 साल से एमसीडी के अंदर भाजपा है। क्या कहेंगे, मतलब कि ये अब की बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जो कहते हैं भारत के हिंदुस्तान के उसमें एक जंग की तरह जो काम कर रहा है वो भ्रष्टाचारी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर लेवल पे भ्रष्टाचार है और इससे मुक्ति के लिए जो प्रयास हैं वो जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के स्तर से शुरू होता है एक्चुअली भ्रष्टाचार को मिटाना। जब ऊपर से भ्रष्टाचार, हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो नीचे आके भ्रष्टाचार नहीं होगा और नीचे के स्तर पे जाना है। लेकिन क्योंकि वर्षों से लगा हुआ घुन है, ये दीमक की तरह दीमक में लगा हुआ घुन है, तो इसमें शायद समय लगेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूँ, राजनीतिकों से भी, एमसीडी के कर्मचारियों से भी, ऑफिसर से भी, कि इसमें भ्रष्टाचार को मिटाने में हमारी मदद करें और इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त। अच्छा, एक बात और बता दो, अब भ्रष्टाचार की लास्ट बात सुन लेते हैं। जो सील थी ये 39 प्रॉपर्टी थी और मैं कह सकता हूँ 390 प्रॉपर्टी में अभी भी बच्चा फ्लैट कंस्ट्रक्टेड है और अभी भी वो उसमें रह रहे हैं। जो पकड़े गए वो डीसील भी हो गए, तब भी उनको पूरी तरह से अभी तक भी कानून के प्रावधान में नहीं है और वो 390 अभी भी बड़े मज़े से अपने उसमें रह रहे हैं। अब पकड़ लीजिए साहब। जी, मुझे लगता है कि ये जानकारी जो है जिस प्रकार से सिर्फ 39 सील हुई और बाकी नहीं सील हुई, तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति इसी काम के पीछे लगे हैं कि अपने पड़ोस में या किसी चीज़ में जानकारी दें कि ये गलत हो रहा है और जो जानकारी मिलती है वो उसको सील कर देते हैं, जो जानकारी उनको नहीं मिल पाती उसको सील नहीं करते। तो ये भी आप ठीक कह रहे हैं कि कर्तव्य वो अपनी पूरी तरह से नहीं निभाते हैं, इसलिए कुछ लोग बच जाते हैं। तो मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा कि ये एमसीडी की गलती है, या तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें या फिर सबको रिलैक्सेशन दें।
चलिए, ये एक अच्छी बात है कि रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और बार बार जो बात आती है कि जो पकड़ा गया वो चोर, लेकिन उसने अपनी चोरी का दंड भुगत लिया है, और जिसने दंड भुगत लिया हो तो उसको तो बाइज्जत बरी किया जाता है साहब। और इसके बाद भी जो चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर गाज गिरनी अभी बाकी है, क्योंकि डील भी बाकी है और डील कंटिन्यू चल रही है। और शायद ये इस एमसीडी के अंदर लगातार है, यही कारण है कि ये डील लगातार चलती रहेंगी।